दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आंतरिक डिस्ट्रिक्ट इंडिया और इस समय बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आप हैं ब्रह्म प्रकाश जी। ब्रह्म प्रकाश जी मौसम वैज्ञानिक हैं और सरकारी अधिकारी हैं। लगातार वर्गीकरण की लड़ाई वो लड़ रहे हैं 1 अगस्त से। जब लोगों ने विरोध करना इसका शुरू किया तो इन्होंने समर्थन में रैलियां की हैं। दिल्ली में लगातार इन्होंने रैली की, उसके बाद आगरा में, फिर मेरठ, फिर कासगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ब्रह्म प्रकाश जी ने जो वर्गीकरण की लड़ाई है उसको लोगों तक पहुंचाया, वर्गीकरण को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था वर्गीकरण है क्या आखिर और किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है। तो उन तमाम लोगों तक वर्गीकरण को अगर पहुंचाने का श्रेय अगर जाता है तो वो ब्रह्म प्रकाश जी को जाता है। हरियाणा में लड़ाई लड़ी उन्होंने और वहां की सरकार को डीएससी लागू करने पर मजबूर किया। प्रेम प्रकाश जी क्या कहेंगे? लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं और शोषित पीड़ित वंचित समाज में जाकर आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब वर्गीकरण की लड़ाई जो है वो किस ओर है? देखिए, ये जो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो कांग्रेस विरोध कर रही थी जी। और जिनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट में उसका विरोध करेंगे और कांग्रेस ने बहुजन नेता माननीय कुमारी बहन जी और चंद्रशेखर रावण का जो सहयोग किया, उसके आधार पर इन्होंने अपनी हरियाणा में आती हुई सरकार को पैरों में कुल्हाड़ी मार करके डाउनफॉल कर दिया और वहां फिर दोबारा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जो अति वंचित समाज का वर्ग है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वाल्मीकि, धानुक है, खटीक है, मूसर जाति के लोग हैं और बंजारा समाज के लोग हैं, सांसी समाज के लोग हैं, जो बंदर दिखाने वाले और सांप को नचाने वाले लोग हैं, उन लोगों को सामाजिक न्याय व्यवस्था देकर के आरक्षण की लाभ देने की जो सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, उसका इन्होंने विरोध करके बहुत गलत कदम उठाया था। आज हरियाणा की हार से एक कांग्रेस ने कर्नाटक में, जो कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में भी इन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण को लागू कर दिया। ये इसका अर्थ ये है कि जो जो दलित अति वंचित समाज का विरोध करेगा उसको मुंह खानी पड़ेगी और वो सरकार में सत्ता में रहने लायक नहीं रहेगा। अब हमारी प्रयास ये है कि हरियाणा में लागू हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, तमिलनाडु में लागू हो गया है, आंध्र प्रदेश में लागू हो गया है, अब कांग्रेस की सरकार ने भी अपने कर्नाटक में लागू कर दिया है। अब हमारी अपील ये है कि क्या केजरीवाल सरकार जो दिल्ली प्रदेश में है वो अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, अभी उनका समय है, मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे, जब आचार संहिता लग जाएगी फिर ये कहेंगे कि आचार संहिता लग गई, अब हम कुछ नहीं कह सकते। मैं केजरीवाल जी से ये जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि माननीय केजरीवाल जी, आपका कोटे में कोटे के पक्ष में है या विरोध में है? आप अपना रुख बताएं ताकि वाल्मीकि समाज, अति वंचित समाज दिल्ली के चुनाव में आपके बारे में सोचे, क्योंकि आप 3 बार से मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कांग्रेस के समर्थन से बने थे, फिर दोबारा इंडिपेंडेंट आपकी सरकार खुद चुनकर आई 67 विधायकों के साथ, फिर उसके बाद 62 विधायकों के साथ चुनकर आई। अब हमें सोचना पड़ेगा आपके बारे में कि आप कितना इस दलित वाल्मीकि समाज के, अति वंचित समाज को आप कितना सहयोग करना चाहते हैं, क्या उनको सही तरीके से उनको न्याय देना चाहते हैं, नहीं। दूसरी बात एक और भी है कि उत्तर प्रदेश में पूरा खाका तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उस राज्य में 25 करोड़ की जनसंख्या है और वहां जातियों का भी 59 जातियां हैं। 59 जातियों को विश्लेषण करके कौन कौन अति वंचित समाज में है, वो वहां पर 22% रिजर्वेशन में से 21% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। ये पूरे देश को जानना होगा कि 21% रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि एससी का 15% और एसटी का 7.5%, यानी 22.5% रिजर्वेशन है। 22.5% रिजर्वेशन में से 21% इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। केवल एक ही 2-4 जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्र से लगते हैं या जो बिहार साइड से लगते हैं, उन क्षेत्रों में शेड्यूल ट्राइब है, वो ही केवल 1% वहां उन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है क्योंकि उनकी संख्या है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका जो रिजर्वेशन का फायदा है वो शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है। अब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 22% रिजर्वेशन में से उन्होंने कैटेगराइज किया है, 7-7 करके किया है, यानी 7% अति वंचित समाज को, 7% बीच के समाज को, 7% जाटव और रेंगड़ समाज और जाटव और चमार समाज को दिया है। तो ये इस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण का फैसला पूरी तरह से खाका तैयार किया है और कभी भी इस नवंबर में या दिसंबर में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार भी इसको लागू करने जा रही है। इसका असर इतना हुआ है कि जो हमने आगरा में मीटिंग की, गाजियाबाद में आंदोलन हुआ, मेरठ में हमने मीटिंग की, मेरठ का असर हुआ, उधर अलीगढ़ में हमने मीटिंग की, अलीगढ़ में जो माननीय
पूर्व दिवंगत नेता माननीय कल्याण सिंह जी ऑडिटोरियम हॉल के अंदर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम किया, उसका असर हुआ। मीडिया ने अपनी बात को पहुंचाया और जो कासगंज है, कासगंज में भी हमने ये कार्यक्रम किया। तो सरकार में कहीं ना कहीं ये जागरूकता तो है कि उनको करना है, लेकिन अभी कुछ ही दिन जा रहे हैं और अगर कोई बाधा आएगी या बहुजन नेता इसका विरोध करेंगे तो उनको हरियाणा की तरह आती हुई सरकार को रोकना पड़ेगा और ये हमारे लोग रोकेंगे। लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो अपने स्टैंड उनका क्लियर है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही है बहन कुमारी मायावती जी, उनका स्टैंड क्लियर है। वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये बंटवारे का फैसला है, बांट दिया जाएगा बहुजन समाज, और इससे कहीं ना कहीं संविधान को भी खतरा है। तो फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ब्रह्म प्रकाश जी, अगर उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो बहन कुमारी मायावती जो विरोध करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या बहन जी के विधायक हैं 10-20 उत्तर प्रदेश में? भी नहीं है। बहन जी के सांसद भी नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, और वो सपने देख रही थी प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब वो कह रही हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे। भाई किस ताकत से उतरेंगे आप ये विरोध करके, दलित समाज में अति वंचित समाज का विरोध करके अपने आप को आपने जीरो कर लिया है। और अगर और विरोध करेंगे तो यही वाल्मीकि, खटीक, कोली, माहौर जाति के लोग जो उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक के दलितों में हैं, तो वो लोग आपका जब विरोध करेंगे तो आप घर के नहीं रहेंगे ना, घाट के रहेंगे। ये आपको समझ लेना चाहिए। बहन जी को इतना इतना परेशानी क्यों है? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आर्टिकल 16(4)A, 16(4)B और 341, 342 ये कहता है कि अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व पूरा होना चाहिए। अब प्रतिनिधित्व पूरा हुआ नहीं है। अब आर्टिकल 335 के तहत ये वर्गीकरण किया गया है। अब सीधी सी बात है, कुछ एक वक्ता भी कह रहे थे, मैंने प्रेस मीडिया में सुना कि एक हरियाणा में एक प्रेस वार्ता में एक महाशय जी ने कहा कि एम नागराजन ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनका वो देखना चाहिए। तो भाई जाति जनगणना के बारे में तो सरकार को खुद कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एम नागराजन ने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट में जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनका डेटा देखा जाए। डेटा देखने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि उनका प्रतिनिधित्व देखा जाए। मैं खुद अपने विभाग में ये देखता हूं कि मैं अपने यहां पर कई 100 लोग हैं पूरे देश के अंदर, 650, 750, ठीक, यानी 1300-1400 लोग हैं हमारी कैटेगरी में, यानी जो मेरा कैडर है मौसम वैज्ञानिक ए और बी का, मौसम वैज्ञानिक ए और मौसम वैज्ञानिक बी। इस कैडर के अंदर 1300 लोग हैं पूरे भारत के अंदर। अब 1300 में से केवल ही वाल्मीकि 3-4 हैं, केवल वाल्मीकि 3-4 हैं। खटीक भी नहीं है, 2-1 ही है। धानुक भी नहीं है। ग्यारह समाज जो कंजर समाज है उनके भी नहीं है। तो ये डेटा तो 2 घंटे में निकल करके भारत सरकार के जितने ऑफिस हैं, राज्य सरकार के जितने ऑफिस हैं, जहां पर जिसकी सर्विस बुक रखी रहती है डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर या रीजनल ऑफिस के अंदर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर, जहां भी जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है उसमें जाति ढूंढ करके उसका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाए और कास्ट सर्टिफिकेट में लिख दिया जाए शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि कितने, खटी कितने, धोबी इतने, धानु कितने, जाटव इतने, रेंगण इतने, बैरवा इतने, मीना इतने। वो तो 2 मिनट के अंदर निकल जाता है। एसटी में से एसटी का निकल जाएगा और शेड्यूल कास्ट में से शेड्यूल कास्ट का निकल जाएगा। आप अगर ये तो केवल, अब बहन जी के बारे में मैं क्या कहूं, 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको इतना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी नेता रही हैं। 2 लाइन भी लोकसभा में वो पढ़कर बोलती हैं, मीडिया में भी वो बोलती हैं, तो वो 2 लाइन भी पढ़ के बोलती हैं, उन पर खुद तो बोला जाता नहीं है। वो ये कह रही हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे पहले संविधान को उन्हें पढ़ तो लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहन जी को अब ये सब चीजें कहने में शोभा नहीं लगती है, उनको थोड़ा सा अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। वो बड़ी नेता हैं, समाज की दलित नेता हैं, उनको थोड़ा सा हिसाब किताब से बात करनी चाहिए, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। बहन जी जो करने की बात कर रही हैं वो अपनी ही खींचालेदरी कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी नाम का कोई चीज रही होगी, वो ये इतिहास में गढ़ने जा रही है कि कभी जिसने 3 बार जिसने प्रदेश में राज किया हो, वो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास के पन्नों पर ही लिखाई रह जाए और फिर उसके बाद अब उनका कोई विधायक और सांसद दोबारा से ना चुनकर आए। ये विरोध करना बंद कर दें। यही अतिवंचित समाज जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है वो इनको जीरो पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब उनको समझ में आ जाना चाहिए। ब्रह्म प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की राजनीति को भी देखते हैं। दिल्ली में जो SC/ST सब प्लान का पैसा था, जो सरकार सब प्लान के पैसे को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर रही है, तो क्या लगता है आपको DSC या जो वर्गीकरण है उसको लागू कर पाएगी? क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। देखो, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे दिल्ली के अंदर। जी जी। और हमारे बहुत ही वित्त के जानकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी।
जी। डॉक्टर माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 945 या 745 करोड़ रुपया शीला हम्म। दीक्षित की सरकार ने प्रदेश में जो एससी कंपोनेंट प्लान का पैसा था उन्होंने स्टेडियम बनाने की, मरम्मत करने की, उसमें खर्च कर दिया था। तो हम्म। यही बीजेपी की सरकार ने उसका विरोध किया कि इस एससी कंपोनेंट प्लान का पैसा आपने, दलितों का पैसा आपने इसमें खर्च क्यों किया। तो पी चिदम्बरम जी उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखो देश का दुर्भाग्य कितना है कि हम्म। एक वित्त मंत्री थे तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, और दूसरे वित्त मंत्री जो पी चिदम्बरम जी थे वो भी फाइनेंस के वित्त मंत्री। अब वित्त हम्म। मंत्री होने के बाद, दो दो वित्त मंत्री होने के बाद, सब प्लान का पैसा इन्होंने स्पोर्ट्स में खर्च कर दिया। अब ये आदत डाली कांग्रेस की सरकार ने। अब अगर हम्म। दिल्ली में इस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो हम्म। उसके जिम्मेदार हमारे खुद अपने खुद के नेता ही हैं कि उनको ये हम्म। पता नहीं है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से जो पैसा अलॉटमेंट होता है और जो हम्म। राज्य सरकारों को दिया जाता है, वो राज्य सरकार, केजरीवाल जी को खुद देखना चाहिए कि जो सब हम्म। ऐसी सब प्लान का जो पैसा है, सब कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, उसको दिल्ली में दलितों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। अब ये कह लो, कहते हैं कि हमने दलितों की बस्ती में सड़क निर्माण कर दिया है, भवन निर्माण कर दिया है। अरे भाई, सड़क निर्माण करने से ये कहते हैं कि सड़क निर्माण कर दिया है हमने, उस पर दलित ही चलेगा, दलित ज्यादा वो करेगा, क्या उसमें और दूसरे नहीं चलेंगे क्या? क्या उसमें और लोग नहीं आएंगे क्या? अरे भाई, हम्म। आप वो जो सब प्लान का पैसा है उनके उद्धार पे खर्च करिए ना, उनको व्यापार में हम्म। लगाइएगा, उनकी एजुकेशन पर लगाइएगा, उनकी कोचिंग पर लगाइएगा, वहां पर स्कूल खोलिएगा, जो दलितों के जो बच्चे जहां पर पढ़ते हैं उन स्कूलों में हम्म। सुधार करिएगा वो, और जो हम्म। जो व्यापार करना चाहते हैं उनको पैसा दीजिएगा। जैसे किसानों का पैसा माफ कर दिया जाता है, व्यापारियों का पैसा माफ कर दिया जाता है, दलितों का जी। पैसा माफ करने के लिए वो सब प्लान का पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये हम्म। इस्तेमाल करने वाली जो बात है वो उस पर तो इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है, लेकिन क्या है, हम्म। उस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। दरअसल में क्या है, अभी तक जितने भी हमारे दलित वर्ग के नेता रहे हैं उनमें से हम्म। ऐसे लोगों को चुनकर लाया जाता है कि वो सरकार के दबाव में रह करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब दिल्ली हम्म। सरकार में कोई बोलता है उसको अलग निकाल देते हैं, अब कोई भी हम्म। बोलेगा तो उसको अलग कर देंगे। अब बोले तो बोले कौन? विपक्ष में जो बोलते हैं उनको राजनीति का नाम दे दिया जाता है कि भाई ये बोल रहे हैं तो हम्म। ये इसकी सत्ता में नहीं है, इसलिए केजरीवाल को हटाना चाहते हैं। तो हम तो ये कह हम्म। रहे हैं कि केजरीवाल जी को जो एससी कंपोनेंट प्लान का पैसा है उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। जी। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है ब्रह्म प्रकाश जी, जो सरकार एससी एसटी सब प्लान का पैसा दलितों तक नहीं दे रही है, वो वर्गीकरण लागू करेगी क्या? वही तो मैंने कहा है कि इधर पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, अब दिल्ली में हम्म। करने में क्या दिक्कत है? भाई, जब हम्म। बीजेपी की सरकार, ये आप मेरी न्यूज को बहुत बेहतर तरीके से चलाएं, जी। आप इस जी। न्यूज जी। को बेहतर तरीके से चलाइए और इसको मैन हेडिंग करिएगा कि जी। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पहले दिन ही शपथ लेते के साथ ही सरकार, नायब सिंह की सरकार मुख्यमंत्री बनते के साथ पहली कैबिनेट में उन्होंने कह दिया कि हम ये डिप्राइव क्लास को कोटे में कोटा लागू करने जा रहे हैं और आज से लागू कर हम्म। दिया। ठीक। हम्म। और दूसरा, पंजाब के अंदर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पंजाब के भगवंत सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वहां तो पहले से ही था, इंटीरियर था, हम्म। वो पाइपलाइन में हम्म। था, उसमें तो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको इंप्लीमेंट दोबारा से चालू करना, रेगुलर करना शुरू किया है। ये बाहर से कहीं नहीं आया है, क्योंकि हम्म। ये अब लोगों को ये समझना होगा कि ये नया फैसला नहीं है। तथागत हम्म। बहुजन नेता, तथागत हम्म। बहुजन नेता वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया है। अरे भाई, ये समझ में नहीं आती है। तमिलनाडु में पहले से इंप्लीमेंट हो रहा था, आंध्र प्रदेश में पहले हम्म। से लागू हो रहा था, तेलंगाना में लागू हम्म। है, पंजाब में लागू हम्म। था, हरियाणा में लागू था। ये तो हम्म। आपने कुमारी सैलजा ने रोक लगवाई थी, हम्म। और इनका हारने का कारण भी कुमारी सैलजा और मायावती और चंद्रशेखर हैं। कांग्रेस को हराने का नतीजा जो है वो इनकी वजह से है, और कांग्रेस ने अभी होश नहीं समा, अब तो खैर होश ले लिया है कि कर्नाटक में लागू कर दिया। अब अगर हम्म। ये लोग इसका विरोध करेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। और महाराष्ट्र की भी मैं बात बता रहा हूं, जी। 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 महाराष्ट्र में भी सरकार एनडीए की बनने जा रही है, लिख हम्म। लीजिएगा, क्योंकि बड़ी जो भविष्यवाणी कर डिप्राइव्ड रहे शेड्यूल कास्ट है और जो हैं। जी। इस आरक्षण को लागू करेगा हाँ। वो सत्ता में आएगा। जो जी। जो जो शेड्यूल कास्ट का विरोध करेगा वो सत्ता से बाहर का रास्ता ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट दिखाएगा, और वाल्मीकि अग्रसर भूमिका उसमें निभाएगा। तो क्या महाराष्ट्र में भी खेल बदलने वाला है? महाराष्ट्र में खेल नहीं बदलेगा, महाराष्ट्र में कंटिन्यूएशन में सरकार रहेगी, जी। एनडीए की क्योंकि सरकार रहेगी। आपने हरियाणा इलेक्शन से ठीक 20 दिन पहले आपने कहा था बीजेपी की सरकार बनने वाली है, आर भारत चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल उसमें कहा। आपने कहा, और बीजेपी की सरकार बन गई। तो महाराष्ट्र में भी बदलाव होने वाला है, मतलब सेम बिल्कुल सरकार होगा, फिर से? नहीं बदलाव नहीं होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी ही की सरकार आएगी। जब बीजेपी चाह रही है कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को कोटे में कोटा लागू होना चाहिए, जिनको लाभ नहीं मिला है, वंचित वर्ग को लाभ नहीं मिला है,
भाई हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी यही सपना था कि हम्म। सामाजिक समरसता होना चाहिए, समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? एक वर्ग के दलित वर्ग में से एक मैक्सिमम मेजोरिटी में रहने वाले समाज को आप पिछड़ा हुआ छोड़ देंगे, गरीब छोड़ देंगे और केवल एक ही वर्ग तरक्की करेगा। तो समाज, हम्म। जो समाज है, जो सामाजिक समरसता, जो समता मूलक समाज की बाबा साहब स्थापना चाहते थे, वो हम्म। जातीय व्यवस्था नहीं चाहते थे, वो तो जातियों के खिलाफ थे। उन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा मीटिंग का आयोजन किया था जिसका नाम रखा गया था जाति तोड़ो, जाति तोड़ो समाज की। वहां पर एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक किताब की संरचना भी की थी, और वो हालांकि वो लाहौर नहीं जा पाए थे, तो हम्म। उन्होंने इस किताब की स्थापना भी की थी। वो तो हम्म। जातियों के खिलाफ थे। वो तो चाहते थे कि जाति व्यवस्था ना हो। हम्म। क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर जाति व्यवस्था है, क्योंकि वर्ण हम्म। व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की वजह हम्म। से ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बनाए गए, जो अछूत हम्म। थे, जिनको अनटचेबल समझा गया, उनकी वजह से हम्म। ऐसा हुआ। हम्म। आज अगर भारत में जाति व्यवस्था ना होती तो ये शायद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो नाम के आगे टाइटल पूछने से व्यवस्था खराब हो हम्म। जाती है। आप अगर मैं मेरे से कोई पूछे तो वो ये पूछते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी पूछते हैं। शेड्यूल हम्म। कास्ट में मुझसे एक तथाकथित भीम बाबा साहब के फॉलोअर्स ने मेरे से पूछा, आपका हम्म। नाम क्या है? तो हम्म। उन्होंने मुझे अपना कार्ड पकड़ाया और उसमें बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई थी, अपने विजिटिंग कार्ड में उनके में। तो उनका हम्म। नाम मैं नहीं चैनल पे लूंगा, बड़े व्यक्ति थे, हम्म। संगठन चलाते हम्म। थे। उन्होंने जो है मुझे अपना कार्ड दिया, तो मैंने उनका हम्म। कार्ड देख करके उनको जय भीम कहा। तो उन्होंने हम्म। मेरा नाम हम्म। पूछा कि भाई आपका नाम क्या है भाई साहब? तो मैंने कहा मेरा हम्म। नाम ब्रह्म प्रकाश है। तो उन्होंने कहा हम्म। पूरा नाम क्या है? मैंने ब्रह्म प्रकाश है। मैंने फिर हम्म। तिबारा पूछा उन्होंने, कह रहे पूरा नाम क्या है? मैंने ब्रह्म प्रकाश वाल्मीकि है, ब्रह्म प्रकाश भंगी जिसको कहते हैं। आप समझे? आप मेरी जाति पूछना चाहते हो? तुम कैसे अम्बेडकरवादी हो यार? कार्ड फाड़ दिया मैंने उसके सामने। तुम कैसे अम्बेडकरवादी हो यार? जब मैंने आपको जय भीम कह दिया और आपको अपना भाई बता दिया, तो तुम मेरी जाति पूछना चाहते हो? जाति पूछना चाहते हो? तो वो कहने लगे नहीं नहीं, आप तो बहुत नाराज हो गए, आप तो बहुत तेज हो, आप बहुत गुस्सा करते हो। मैंने क्यों? हम्म। तुम मेरी जाति पूछ रहे हो शेड्यूल कास्ट में होकर के? तुमसे मैंने जाति नहीं पूछा, तुम्हारा तो मैंने एक सिंबल देखा था, बाबा साहब का फोटो। उसके बाद ही मैंने आपको जय भीम कर दिया। और आप क्या कर रहे हो? आप मेरी उपजाति पूछ रहे हो कि मैं गौतम हूं या निगम हूं या नीम हूं या पीपल हूं? आप मेरी वो देखना चाहते हो? तो फिर उसने माफी मांगी, नहीं नहीं मेरी गलती है। मैंने आप दोबारा बात मत करना, आप दोबारा किसी अम्बेडकरवाद का झूठा नाटक मत करा करो भाई। ये तो झूठे अम्बेडकरवादी हैं, जो इस तरीके की भावना रखते हैं वो झूठे अम्बेडकरवादी हैं। तो अम्बेडकरवाद क्या विरोध करने कहते हैं? वाले, ब्रह्म प्रकाश जी, विरोध करने वाले फिर कौन है? विरोध करने वाले झूठे अम्बेडकरवादी हैं, नकली अम्बेडकरवादी हैं, नकली जिसको कहा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो वही चाहते थे कि अतिवंचित समाज को न्याय मिले। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिवंगत नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कहते थे अंत्योदय, जिनका अंतिम श्रेणी में जो लोग खड़े हुए हैं, जो अंतिम श्रेणी की व्यक्ति खड़ा हुआ है, जब तक उसका अंत्योदय नहीं होगा, अंतिम श्रेणी में खड़े होने वाले व्यक्ति का उदय नहीं होगा, भारत का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी यही चाहते थे जी। लेकिन आरोप लग जाएंगे ब्रह्म प्रकाश जी, आरोप लग जाएंगे आपको, फिर कहेंगे लोग आपको कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। नहीं, क्या डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो ही केवल अंबेडकरवादी हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं मनाती है क्या? आरएसएस के जितने कार्यालय हैं वहां जाकर देखिए ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। और अभी आप केजरीवाल जी के यहाँ पर जितने कार्यालय हैं, जितने विधायक हैं, उनके यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगी हुई है तस्वीरें। तो क्या ये आरएसएस के वो लोग हो गए? मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कॉपीराइट केवल एक ही समाज को है क्या? बताइए मुझे। या वाल्मीकि मनाए तो वो अंबेडकरवादी नहीं, ये माने तो अंबेडकरवादी हैं। अरे इनको धोखा देने वाले तो यही जाति के लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हराने वाले ही यही लोग थे जो बहुजन नेता बनने हैं। इन्होंने ही हराया था, बाबू जगजीवन राम ने हराया था चुनाव उनको, और मोहम्मदन ने जिता करके भेजा था वहां से, बंगाल से। ये लोग कहां अपने आप को बाबा साहब, ये तो बाबा साहब को सेल आउट कर रहे हैं भाई, बाबा साहब के नाम से बेच रहे हैं बाबा साहब को। अगर ये बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर हैं तो बाबा साहब ने तो संगठित रहने की बात कही थी, संघर्ष करने की बात कही थी, शिक्षित होने की बात कही थी। तो संगठित हो कहां है ये तो संगठन को तोड़ रहे हैं। इन्होंने दलित मूवमेंट को तोड़ा है, इन्होंने इसका विरोध करके इनको तो बाहें फैला करके स्वागत करना चाहिए था। कहां दलित टूट गया भाई? हरियाणा में कौन सी आफत आ गई? तेलंगाना में कौन सी आफत आ गई? तमिलनाडु में कौन सी आफत आ गई? पंजाब में कौन सी आफत आ गई? कहां से दलित टूट गया? बताना मुझे जरा। बस इनको ये है कि वाल्मीकि और धोबी धानुक को इनकी बराबर नहीं खड़े होना है। ये तो सबसे ज्यादा मनुवादी तो ये है, ये दूसरे को कहते हैं आरएसएस। बड़े आरोप लगा रहे हैं। सरकार नहीं बनाई क्या उन्होंने?
बहन जी ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तब कौन था? आप बताओ ना मुझे। विकास जी, बहन जी ने लालजी टंडन को राखी बांधती थी, कलराज मिश्र को राखी बांधती थी, तब क्या थी? बहुजन नेता नहीं थी तब ये? आप बताओ मुझे। जी हम करें तो जुल्म और आप करें तो भाईचारा। अरे आपने अगर पूछा होता तो वाल्मीकि क्यों जाता? वाल्मीकि, धोबी, धानु, खटीक ये सब बहुजन के नेता नहीं बनते क्या? आपने किसको बढ़ाया आगे? आपने तो उन्हीं लोगों को बढ़ाया ना। अब अगर वाल्मीकि को भी तो राजनीति करनी है, वाल्मीकि या तो बीजेपी में है या फिर समाजवादी में है या कांग्रेस में है, आपके साथ तो नहीं है। पहले आपके साथ था, पहले पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ था, चंद्रशेखर के साथ था, लेकिन आपने इन लोगों को अपने आप कुल्हाड़ी मार करके नहीं, सर में कुल्हाड़ी मार करके आपने अलग किया है। ये इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है जी। ये इनकी तो गलती है। ब्रह्म भाईचारे को इन्होंने खराब किया है, हमने खराब प्रकाश जी, किया। ब्रह्म प्रकाश जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्शन प्लान क्या है वर्गीकरण को लेकर? आप ब्रह्म प्रकाश जी क्या करने वाले, क्योंकि लगातार आप एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो आपको पहले सवाल करना चाहिए था। हम 24 नवंबर को जंतर मंतर पर जी धरना जी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और भारी तादाद में करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये हम्म चाहते हैं कि दिल्ली सरकार भी इसको लागू करे। दिल्ली सरकार से भी हमारी अपील है कि माननीय केजरीवाल, अगर आप सत्ता में वापसी आना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। आपके पंजाब में लागू हो गया है, आपके कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया। अगर आप हम्म, लागू नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप दलित और वाल्मीकि विरोधी हैं। वाल्मीकि जी समाज को आपके बारे में सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं इसकी सूचना समय पर दे दूंगा कि हम एक उत्तर जी प्रदेश में माननीय योगी जी से अपील करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करें। और इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमारी सरकार से एक मांग है, इस वर्गीकरण को लागू करना हमारा एक उद्देश्य ही मात्र नहीं है। वर्गीकरण से जो डिप्राइव क्लास है, जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है, उसको लाभ कैसे मिले, उसके लिए कमेटी गठित हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसकी एक कमेटी बने, इंप्लीमेंटेशन कमेटी बने, कि उसकी निगरानी कमेटी बने और वो गवर्नमेंट के द्वारा बने। वो निगरानी कमेटी रहे, डिपार्टमेंटों को वॉच करे कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, हमारा नौकरी के साथ साथ जो विधायकी है, विधानसभा है और लोकसभा है, असली मुद्दा तो हमारा वो है कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट की भागीदारी तय करी जाए लोकसभा में और विधानसभा में। 35 राज्य हैं, 35 राज्यों में, यानी 28 जो हैं वो स्टेट हैं और 7 जो है वो केंद्र शासित हैं। तो 35 और 28 और 7 34 29 राज्य हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनको मिलाकर के जितने भी हमारे चुनाव होते हैं उनमें राज्य सरकारों में विधानसभा और लोकसभा तय की जाए। उत्तर प्रदेश से 17 सांसद आते हैं, 17 सांसद आते हैं। एक ही विशेष जाति के लोग ज्यादातर चुनकर आते हैं। क्यों आते हैं? जबकि वाल्मीकि समाज के, धोबी समाज के, खटीक समाज के, उनका प्रतिनिधित्व एक ही बराबर है। पूरे भारत में से एक ही सांसद चुनकर आया है, एक भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक से एक चुनकर आए हैं, वो भी कांग्रेस से चुनकर आए। जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2 करोड़ हैं। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज 2 करोड़ है। जानकारी है? नहीं है जानकारी। 2 करोड़ वाल्मीकि है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं लागू होना चाहिए? क्यों नहीं विधानसभा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं ग्राम प्रधानी में बंटवारा होना चाहिए? लोकसभा में क्यों नहीं बंटवारा होना चाहिए? जब तक कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है सब जगह से बराबर का नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई हिसाब किताब ठीक नहीं रह पाएगा। हमारी लड़ाई असली वही है जी। नौकरी के साथ साथ विधानसभा, लोकसभा में भी आरक्षण का लाभ मिले। दूसरा, जो बजट एलोकेट होता है 55,000 करोड़ रुपए का केंद्र को बजट एलोकेट होता है, सोशल जस्टिस मंत्रालय उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है दलित के उत्थान के लिए, बाकी चीजों के लिए जी। वो इंटरप्रेन्योरशिप में भी जो पैसा है, डिक्की के माध्यम से, फिक्की के माध्यम से, इंटरप्रेन्योरशिप में वो पैसा का इस्तेमाल अभी तक डिप्राइव शेड्यूल कास्ट को नहीं हो रहा है। ये जानकारी नहीं है शायद आप लोगों को जी। और भारत सरकार के जितने ऑफिस हैं, 4% खरीदारी जैम के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के ही सोप से, शेड्यूल कास्ट की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी से या प्राइवेट कंपनी से उनको 4% खरीदारी उनको करनी पड़ेगी। उसमें भी भागीदारी तय करना है, क्योंकि एक एक विभाग को 500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए दिया जाता है। उसमें से 4% अगर कोई खरीदारी होती है तो शेड्यूल कास्ट से करनी पड़ेगी उनको। ये डीओपीटी ने बनाया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, ये रूल है। लेकिन इसकी जानकारी नहीं है हमारे लोगों को। जो आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो हमारे साथीगण हैं, मैं एक बात और बहुत आपके साथ ईमानदारी से कहना चाह रहा हूं
कि जो हमारे साथीगण हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो मैं बता रहा हूं डेटा, वो जगह जगह जाकर के वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो धोबी समाज के लोग हैं, जो खटीक समाज के लोग हैं, जो कोली समाज के लोग हैं, जो सपेरा समाज के लोग हैं, जो बंजारी समाज के हम्म, लोग हैं, जो घूमनटू समाज के लोग हैं, वहां तक एससी एसटी के रिजर्वेशन के कैटेगराइजेशन का अभी तक मैसेज नहीं गया है। यहां से वो दिमाग से उनके पहुंचा ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं कर पाए वो लोग, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। जो हमारे तथाकथित, हमारे जो अपने समाज के नेतागण हैं, जो ये कहते हैं कि मैं सामाजिक नेता हूं, सामाजिक नेता हूं, लेकिन जब उनसे इसकी बात करी जाती है तो उनको पता नहीं है बेचारों को। तो उनको जाकर के उनके बीच में बताना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, वो लोग जाकर के चर्चा करें इस बारे में। और मैंने तमाम वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया है, बताया भी है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस आरक्षण से कम से कम इतना तो हो जाएगा कि वाल्मीकि समाज के हाथों से झाड़ू छूट करके कम से कम बंदूक हाथ में आएगी, सिपाही तो बनेंगे, फौजी तो बनेंगे, पुलिस आर्म फोर्स में तो जाएंगे, पीएससी में जाएंगे, एचएपी में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, आईटीबीपी में जाएंगे, इनमें सब में जाएंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम क्लर्क तो बनेंगे, एमटीएस तो बनेंगे। और बाकी लोगों में, एमटीएस में तो खैर सभी वर्ग काम कर रहे हैं आजकल। हर एक सफाई कर्मचारी आज की डेट में वाल्मीकि नहीं है, और ना ही वाल्मीकि, हर एक वाल्मीकि कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। यह सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह भी है कि अभी मेरा इस वीडियो के माध्यम से, इसको आप अपनी मेन हेडलाइन में डालिएगा कि भारत के सबसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत वर्षों से ठेकेदारी व्यवस्था में 10,000 रुपए और 12,000 रुपए पर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करवाया जा रहा है सफाई वर्ग से। ये बात अपना मेरा मेन वीडियो में, स्पीच में डालिएगा कि जो सफाई कर्मचारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के ऊपर जो अभी फैसला दिया कि कम से कम मिनिमम वेतन उनका 20,000 से 22,000 किया है, और 25,000 और 30,000 किया है। तो जो सफाई वर्ग है, जो दिल्ली में काम कर रहा है, जो 15,000 जिनको मिल रहे हैं, वो मिनिमम वेतन 22,000 रुपए किया है। तो वो मिनिमम वेतन लागू करे, केंद्र भी लागू करे, राज्य भी लागू करे, और उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू करे। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना एक और है कि जो ठेकेदारी में काम करने वाले लोग हैं, ठेकेदार उनका बहुत खून चूस रहा है, उनसे 2-2 महीने की तनख्वाह ले रहा है, 1-1 लाख रुपए की रिश्वत चल रही है सफाई कर्मचारियों में। ये हमारे नेतागण कर क्या रहे हैं? कि सफाई कर्मचारी में, ठेकेदारी में भर्ती करने के लिए 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं। और सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे ठेकेदार कर्मचारियों से कोई लेना देना है, ठेकेदार कितने ले रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपने काम से काम रखना है। ये दिल्ली में भी ये काम चल रहा है, तमाम सरकारी दफ्तरों में ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और जो इन कर्मचारियों का ईएसआई का पैसा कटता है, उनको बेचारों के पास में मेडिकल कार्ड नहीं है, ईएसआई का कार्ड नहीं है। और एमसीडी के अंदर दिल्ली के अंदर इतने 40 से 50,000 कर्मचारी अभी जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको 20-20 साल हो गई हैं, 25-25 साल हो गई हैं, 1998 के बाद में वो परमानेंट ही नहीं करे हैं। उन कर्मचारियों का पैसा, जो ईपीएफ का पैसा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, उनमें से 40-50 हजार कर्मचारियों में से मुश्किल से 10,000 या 15,000 कर्मचारियों का पैसा ही जमा हुआ होगा, और वो भी पता नहीं है उनको पैसा कितना जमा हुआ है। 20 साल से वो काम कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। दिल्ली केंद्र के सरकार के, केजरीवाल के सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, योगी जी की नाक के नीचे ये काम हो रहा है, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो क्या ब्रह्म प्रकाश जी तमाम शोषित पीड़ित अंचलों की आवाज बनेंगे दिल्ली में? अरे मैं और क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। अभी डेली वेजेस के कर्मचारियों को दिल्ली में 1,100 रुपए का बोनस दिया गया। भाई 1,100 रुपए, क्या मजाक उड़ाई गई है। जो परमानेंट कर्मचारी है उनको 6,000 रुपए बोनस दे रहे हैं, 7,000 रुपए बोनस दिल्ली सरकार दे रही है। केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि हमारे लिए पहले कारपोरेशन में लेकर आओ तो हम तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। अब केजरीवाल जी की सरकार आके अब कौन चुप बैठे हुए हैं भाई? अब दोबारा फिर चुनाव आने वाले, फिर मार्च में और अप्रैल में, फरवरी में फिर कोई घोषणा करेंगे कि हमें लेकर आओ दोबारा से, फिर हम ये कुछ करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो उनकी कारपोरेशन में सरकार आ गई है, सारे कर्मचारियों के साथ परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? जो 20 साल से काम कर रहा है उसको 1,100 रुपए देकर के इस समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। यार शर्म आती है यार ऐसे लोगों पर नेतागिरी करने पर। ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं, 1,100 रुपए। एमसीडी का कर्मचारी अगर इलाज कराने जाता है तो वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं करा सकता। वो सरकारी व्यवस्था में जो बड़े हॉस्पिटल है उन्हें इलाज कराने के लिए तड़फ रहा है, उनके पास में कैशलेस कार्ड ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में इलाज कराते हैं, अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए तो उनका पैसा रिटर्न हो जाता है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों को नहीं हो रहा है, जो कच्चों में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं देख रहे हैं ये लोग? कौन कौन कहेगा आकर के? कौन कहेगा केजरीवाल जी
आप तो कहते हैं कि मैं वाल्मीकि समाज के 30-35 विधानसभाओं से जीत करके आता हूं और मेरी सरकार वाल्मीकि समाज की वजह से बनती है, और सबसे पहले वाल्मीकि पचकैया मंदिर पर जाकर के आप माथा टेकते हैं। आप माथा टेक रहे हैं जाकर के। अरे पिछली सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस ने नहीं किया था, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से विहीन कर दिया। कांग्रेस ने नहीं किया था, इसलिए सत्ता से उनको विहीन कर दिया है। आपको तो सत्ता में लेकर आए थे ना वाल्मीकि समाज के लोग, तो फिर आपको किसने रोका है? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आरक्षण में वर्गीकरण लागू करो, एमसीडी के कर्मचारियों को परमानेंट करो। ईपीएफ का पैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर इस रैकेट को पकड़ा जाए तो कई हजार करोड़ रुपए का नहीं, कई लाख करोड़ रुपए का पैसा देश में जो सरकारी ठेकेदारी में काम करने वाले लोग हैं उनका पैसा खाया जा रहा है, सारे दफ्तरों में खाया जा रहा है। मैं लिख कर दे रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं अपने विभाग के साथ भी कह रहा हूं, सीजीएचएस के साथ भी कह रहा हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी कह रहा हूं, रेलवे के साथ कह रहा हूं, तमाम विभागों में ये काम हो रहा है। सरकार के कानों पर जू नहीं रंगती है क्या इनके? कौन है इनका रखवाला? ये तो सांसद चुनकर गए हैं वाल्मीकि समाज से, क्या केवल ये इनकी योग्यता थी क्या? इनकी कौन सी योग्यता थी? इन्होंने कौन से सोशल मूवमेंट करे थे? कौन सी राजनीति इन्होंने करी थी? कौन से दलित मूवमेंट 50,000 1 लाख इकट्ठे करके पहुंचे थे लोकसभा में? इन्होंने, पार्टी ने इनको टिकट दी है, लोकसभा में पहुंचे हैं तो केवल जाति की रिप्रेजेंटेशन की वजह से पहुंचे, जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये लोग। ये क्यों नहीं करते हैं कुछ भी? अब मैं जो कह रहा हूं, अब मेरे ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। ब्रह्म प्रकाश बहुत तेज चीखता है, बहुत ब्रह्म प्रकाश बोलता है, बोलू नहीं क्या? अरे मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं भाई, मुझे समाज का दर्द है। ये लोकसभा में गए हैं, क्यों नहीं मोदी जी से बात करते हैं? अरे मोदी जी से बात करें, जो विधानसभा में गए वो केजरीवाल से बात करें, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और मेरा माननीय योगी जी आपसे भी अनुरोध है, मेरा, अगर आप तक ये मैसेज पहुंचे, माननीय योगी जी, आपने बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिलाया है बिल्डोजर चला करके। ये जो घोटाला हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ, इनके ऊपर कब बिल्डोजर चलेगा? जो सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, 1 लाख रुपया लेकर के 1.5 लाख रुपया अलीगढ़ में चल रहा है, आगरा में 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया चल रहा है, मेरठ में 1 लाख रुपया चल रहा है। अरे ये बड़े बड़े शहरों में ठेकेदारी में काम करने वाले लोग 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 1 लाख रुपया रिश्वत ले रहे हैं। ये कौन सा उपकार कर रहे हैं भाई? कौन सा उपकार कर रहे हैं? ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा है? लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर कुछ नहीं करेगा? सबके सब इस समय पर वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में लगे हुए हैं। ये इसीलिए हम चाहते हैं कि वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को आरक्षण में वर्गीकरण चाहिए, ताकि इनके हाथ से झाड़ू छूटे, ये गुलामी की जंजीर टूटे और इनके हाथ में कलम हो, इनके हाथ में सिपाही बनकर के बंदूक हो, इनके हाथ में चौक हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। ये मास्टर बने, टीचर बने, ये आईपीएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, ये पढ़ लिख करके एक ऑफिसर बने, इनको एडमिशन मिले, आईआईटी में एडमिशन मिले, एमबीबीएस में एडमिशन मिले, इनको आईआईएम में एडमिशन मिले। यही एक उद्धार का रास्ता है, दूसरा कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। नहीं तो सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। जी, तो दोस्तों ये ब्रह्म प्रकाश जी हमारे साथ थे। तमाम बातें आपने सुनी है। आपको क्या लगता है इस वर्गीकरण को लेकर, इस पूरी बातचीत पे अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। मेरा एक बात जरूर जोड़ दीजिएगा कि 24 नवंबर को जंतर मंतर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी साथीगण, तमाम जितने भी संगठन हैं, सफाई कर्मचारी संगठन, मैं उनका दिल से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जंतर मंतर पर 24 नवंबर को आए। और मेरी एक विनती और है कि अगर ना आ सके तो लोगों को भेजें, और लोगों को ना भेज सके तो लोगों को रोके नहीं, क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं वो रोकने का काम बहुत करते हैं। जिस दिन हम कार्यक्रम करेंगे उसी दिन वो अपनी मीटिंग रखते हैं, उनको रोके नहीं, अपनी ईगो अपने पास रखे, समाज की लड़ाई में बाधा ना बने। मेरा आप लोगों से अपील है 24 नवंबर को जंतर मंतर पर पहुंच करके आंदोलन को सफल बनाए और सरकार में आरक्षण व वर्गीकरण को लागू करवाने के लिए अपना प्रयास तेज करें। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय वाल्मीकि।